नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेप केसेस जो हिंदुस्तान में होते हैं, उनमें जो फॉल्स केसेस होते हैं, यानी कि फॉल्स रेप केसेस जो होते हैं, उन पे क्या पनिशमेंट हो सकती है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिटेल्स हमेशा देता हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे फ्यूचर वीडियोस आप लोगों को मिल पाए। दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो है आप लोग एंड तक देखना ना भूलें, जिससे कि जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो दोस्तों, जो फॉल्स रेप केसेस हैं, ये फॉल्स रेप केसेस के बारे में बात करने की जरूरत क्यों हुई, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। दोस्तों, ऐसा है, रेप एक बहुत ही जघन्य अपराध है, ये हम सब लोग जानते हैं, और जिस भी महिला के खिलाफ ये होता है उसको बहुत ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए शायद कानून जो है रेप लॉज पे काफी स्ट्रिक्ट है। लेकिन हमारे देश में जो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है, यानी कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो अभियुक्त जो होता है उसको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन बात एक और भी है कि जब तक वो अभियुक्त कोर्ट से बरी नहीं हो जाता है, उसके ऊपर एक सामाजिक डिलेमा भी रहता है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, और इसका एक और रीजन है कि हमारे देश में लगभग आधे से ज्यादा जो केसेस हैं वो फॉल्स रेप केस के पाए जाते हैं, तो इसलिए भी ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो निर्भया गैंग रेप केस जो था, उसके बाद से पूरा देश एक साथ निर्भया के साथ खड़ा हो गया, और जो ब्रूटैलिटी निर्भया के साथ हुई उसकी वजह से जो उसके सारे जो कॉन्विक्ट्स थे उनको कोर्ट ने फांसी पे लटकाया। अब एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि निर्भया के केस के बैकग्राउंड में काफी ज्यादा जो है रेप लॉज पर डेवलपमेंट भी हुआ। निर्भया के जो एक केस था, उसके बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई 2013 में, और उस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे कुछ कानून में परिवर्तन हुए, मूलचूल परिवर्तन हुए। और वो जो परिवर्तन थे उसमें एक तो ये था कि जो माइनर है, अगर माइनर भी अगर कोई ऑफेंस करता है जो इस नेचर का या कोई हीनियस नेचर का है, तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो कि एक अडल्ट को दी जानी चाहिए। तो एक प्रेरोगेटिव आया जिसमें 14 इयर्स की एज के बारे में डिस्कशन हुआ। इसके साथ साथ एक और चीज हुई कि जो पहले जो सेक्सुअल जो रेप जो होता था उसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी होता था, लेकिन अब इसमें जो मूलचूल परिवर्तन हुआ कानून में, उसके हिसाब से किसी भी तरह का पेनिट्रेशन भी जो है रेप माना गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ रेप लॉज में, वो रहा सेंटेंसिंग को लेके, यानी कि अगर किसी ने अगर अपराध किया है, रेप जैसा हीनियस अगर अपराध किया है, तो उसको कितनी सजा दी जाए। तो उसमें भी अगर आप देखें तो पहले जो सजा थी शायद कम थी, उसको कानून ने चेंज किया, मिनिमम सेंटेंसिंग को मिनिमम 10 इयर्स किया, और इसको मैक्सिमम 20 इयर्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी इसमें किया गया। तो ये सेंटेंसिंग में चेंजेस हुए। तो दोस्तों, ये बात रही कि निर्भया के गैंग रेप केस के बाद में क्या कानून में डेवलपमेंट हुए। अभी हाल फिलहाल में जो है हाथरस का जो केस है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। हिंदुस्तान में आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, लेकिन ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी माना है कि जो रेप केसेस होते हैं उसमें से काफी सारे मोटिवेटेड होते हैं। उसको समझने के लिए आप एक डेटा समझ लीजिए, और मैं जो यहाँ पर डेटा दे रहा हूँ वो 2013-14 का दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद में डेटा ना तो डीसीडब्ल्यू ना ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसको कोट अनकोट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो डेटा है अप्रैल 2013 से लेकर जुलाई 2014 का, इसके हिसाब से 53.2%, यानी कि 53.2% मुकदमे बलात्कार के झूठे पाए गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब का जो है एलिगेशन जो लगाया गया, और जिसमें आधे से ज्यादा मुकदमे झूठे पाए गए। दोस्तों, अब मैं डेटा को थोड़ा सा आगे और एक्सप्लोर करूं, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं। हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी अगर आपके ऊपर रेप का अगर एक्यूजेशन लगता है, तो उस मुकदमे में आपने रेप किया है या नहीं किया है, अपेरेंटली सिमिलर रेप हैपेंस ऑन दैट अक्यूज पर्सन। और क्योंकि मैं शुरू से बात कर रहा हूं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में, तो जो लोग अपराध जिन्होंने नहीं किया है या जिनको झूठा फंसा दिया गया है, और अगर उसमें
53.2% मुकदमे अगर DCW यानी कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के डेटा के हिसाब से अगर झूठे पाए गए, उनकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन और उनको जो उनके पास जो डेटा अवेलेबल था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें लूप होल्स है, यानी कि झूठे लोगों को अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए झूठे रेप के मुकदमों में फंसाया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको डेटा आगे और शेयर करता हूं। तो आप देखें 2000 अप्रैल 2013 से लेके जुलाई 2014 के बीच में जो टोटल केसेस आए वो थे 2753 केसेस। आउट ऑफ दीज केसेस 1287 केसेस वर फाउंड करेक्ट, हाउएवर 1464 केसेस वर फाउंड फॉल्स। तो ये एक डेटा है 2014 यानी कि जुलाई 2014 के बाद में अगर आप देखें उसके बाद में डेटा अवेलेबल नहीं है, मे बी फॉर विच एवर रीजन। आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स जस्ट टू स्पेसिफाई दैट, बट दिस इज व्हाट इट इज। दोस्तों, कोर्ट्स ने कई बार, क्योंकि मैं पेशे से वकालत करता हूं, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड माई एक्सपर्टीज इज क्रिमिनल लिटिगेशन। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि कोर्ट्स में कई बार कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो रेप के जो झूठे मुकदमे हैं उसमें जो अक्यूज है उसका सब कुछ जो है दाव पे लग जाता है, और जब सब कुछ उसका दाव पे लग जाता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको कोट अनकोट करता हूं, दिल्ली के कोर्ट ने जो कहा रेप के ट्रायल के दौरान। कोर्ट ने कहा, it's becoming a very difficult job nowadays for courts to differentiate the genuine rape cases. तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का ये कहना है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ ट्रायल कि ये बहुत मुश्किल है ये डिसाइड करना कि इज इट अ जेन्यून रेप केस और इट्स अ जस्ट अ फॉल्स केस। अब उनस रहता है जो अभियुक्त होता है उसको थ्रू आउट द ट्रायल, इस ट्रायल को बियर करना होता है और अपने आप को साबित करना होता है कि उसने अपराध नहीं किया है। दोस्तों, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से उन लोगों ने कहा है कि लोग जो है रेप लॉज को मिसयूज कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए जो है इसको मिसयूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो जेन्यून केसेस हैं उसको भी उसी स्क्रूटनी के हिसाब से देखा जाता है। एक कहावत है, शेर आया, और जब वाकई में शेर आता है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन है। दिल्ली महिला आयोग का ये भी कहना है कि अब एक ट्रेंड बन गया है झूठे केसेस में अपने जो है पर्सनल वेंडेटास को सेट करने का। इसकी वजह से जो है जो जेन्युइन पीड़ित परिवार होते हैं वो अपने मुकदमे दर्ज नहीं करा पाते। इसमें यह भी कहा गया कि जो झूठे केसेस हैं उसमें जो पीड़ित परिवार हैं या पीड़िता के जो परिवार हैं सो कॉल्ड, वो मिलके जो है ये सब सारी चीजें करते हैं। दोस्तों, मैं एक और यहाँ पे कोट अनकोट आप लोगों को करना चाहता हूँ। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट साहब जो कि दिल्ली में एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने अपने जो उनका कोर्ट चल रहा था उसमें प्रोसीडिंग्स के दौरान उन्होंने कुछ कहा, उसको मैं कोट अनकोट करता हूँ। ये कहा, जो उनके सामने जो मुकदमा था उसमें कहा, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ men are being implicated in the rape cases to settle personal scores. This is a perfect illustration of total misuse of laws, misuse of rape laws. These women who turn out to be the tormentors and are not victims should be punished under the appropriate provisions of law. तो ये जो है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था एक मुकदमे के दौरान। दोस्तों, क्योंकि अब हमने ये प्रस्तावना सेट कर ली है कि ऐसा होता है देश में जहां पे फॉल्स रेप केसेस होते हैं, तो अब बात करते हैं कि जो फॉल्स रेप केसेस हैं उन पे कानून किस तरह की सजा का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, आइए आगे चीजों को डिस्कशन करते हैं। तो जो झूठे मुकदमे होते हैं, उन झूठे मुकदमों में अगर किसी ने किसी पार्टी को झूठा फंसाया है तो हमेशा से इंडियन पीनल कोड में प्रावधान रहा है कि झूठे मुकदमे जो लोग करते हैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस, अगर मैं शुरुआत करूं सेक्शन 182 जो कि है फॉल्स इंफॉर्मेशन देने से लेके सेक्शन 186, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 200, 211 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये प्रोविजंस देते हैं जिसमें काफी जो है सीरियस सजा भी है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर आपने
अगर कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दी है रेप की तो उसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे सारे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा सीआरपीसी का जो सेक्शन 340 है ये प्रोसेस भी करता है कि अगर किसी ने कोई झूठा एविडेंस दिया है या कोर्ट को जो है भटकाया है तो उस पर किस तरीके से कार्यवाही होगी। दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है इसका जो मतलब है वो कतई ये नहीं है बनाने का कि मैं ये कह रहा हूं कि जो रेप केसेस हैं उनमें लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए। रेप इज अ सीरियस एंड हीनियस ऑफेंस। इसमें जो लोग अपराध करते हैं बलात्कार का उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जो लोग किसी और अपने सिविल या अपने ये जो है पारिवारिक विवादों को रेप का जो है नाम देके उन जो उनके जो जिनके साथ उनके जो है लड़ाइयाँ या कोई आपसी फसाद रहता है उसको अपनी महिलाओं को आगे करके जो है झूठे मुकदमों में फंसाते हैं, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। आपने देखा कि 498A यानी कि दहेज के झूठे मुकदमों में काफी सारे लोग जो है अभी भी जेल में हैं। ऐसा ही जो है रेप का कानून भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जेन्युइन केसेस हैं उन जेन्युइन केसेस में जो अपराधी अपराध करते हैं उनको सजा होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, उनको झूठे रेप के मुकदमों में नहीं फंसाना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस मेरे इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आई विल वंस अगेन से आप लोग को जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए और अपनी ओपिनियन भी बताइए इन केस इफ यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। या तो आप ओपिनियन रख सकते हैं या फिर आप ओपिनियन लोगों की सुन सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।